हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मीनाक्षी। आज की वीडियो में हम लर्निंग एंड टीचिंग की यूनिट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। सो कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ में आए विद एग्जांपल आई विल ट्राई एंड एग्ज़ाम के लिए भी याद रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सबसे पहले हम समझते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मीनिंग। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल प्रोसेसेस, यानी हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करता है, कैसे थिंक करता है, कैसे लर्न करता है और कैसे रिमेंबर करता है। और साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। मतलब ये हमें बताती है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन के साथ कैसे वर्क करता है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज़ आप क्लास में अकाउंटिंग का लेक्चर अटेंड कर रहे हो। सबसे पहले आप टीचर की एक्सप्लेनेशन सुनते हो, उसके बाद कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए आप उसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करके आंसर लिखते हो। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग एंड रिकॉलिंग, इसी को हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। So, cognitive psychology is the branch of psychology that studies mental process involved in acquiring, process, storing, using knowledge. It focuses on how people think, perceive, remember, solve problems, learn, and make decisions. Now, according to Ulrich Neisser, 1967, cognitive psychology is the study of how people receive, perceive, learn, remember, think, and solve problems. Another definition is cognitive psychology refers to all processes by which the sensory input is transformed, reduced, elaborated, stored, recovered and used. सिंपल वर्ड्स में समझे, इसका मतलब है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी सिर्फ बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करती, बल्कि ये समझाती है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। So now we understand the importance of cognitive psychology in learning and teaching. First is promote meaningful learning. मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है कॉन्सेप्ट को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता है, तब वो उस नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन सिर्फ याद करते हो तो कुछ टाइम बाद क्या है, भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ जाते हो तो अकाउंटिंग बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म तक क्या है, याद रहता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। सेकेंड वन इज इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. Cognitive psychology helps students develop logical and reasoning, analysis and decision making ability. इसका मतलब है स्टूडेंट सिर्फ आंसर याद नहीं करता, बल्कि प्रॉब्लम को एनालाइज करके सॉल्यूशन फाइंड करना भी सीखता है। फॉर एग्जांपल, सपोज एग्ज़ाम में एक केस स्टडी आती है। अगर स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट सिर्फ मेमोराइज किया है तो उसे आंसर लिखने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर उसने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है तो वो सिचुएशन को एनालाइज करके ईजिली करेक्ट आंसर दे सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. थर्ड वन इज रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस. रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है, एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक. हर स्टूडेंट का लर्निंग स्पीड, अंडरस्टैंडिंग लेवल और लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है. कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ लिसनिंग से बेटर लर्न करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं.
इसीलिए टीचर को वन टीचिंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। टीचिंग स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में किसी स्टूडेंट्स को डायग्राम देखकर कॉन्सेप्ट समझ में आता है और किसी को दूसरे स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन सुनने से, तो टीचर को दोनों मेथड यूज़ करने चाहिए। फिफ्थ वन Fourth one is enhances memory and retention. Another importance of cognitive psychology is that it improves memory and retention. यानी स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन को सिर्फ लर्न ही नहीं करते बल्कि लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर भी करते हैं। टीचर्स अगर डिफरेंट टेक्निक्स लाइक रिवीजन, माइंड मैपिंग, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम और रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज़ करते हैं तो ताकि लर्निंग परमानेंट बन सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक टॉपिक को सिर्फ एक बार पढ़ते हो तो चांसेस है कि कुछ दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर आप उस टॉपिक का रिवीजन करते हो और उसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कनेक्ट करते हो तो वो कॉन्सेप्ट ईजिली याद रहता है। ओके, सो दिस इज द एनहेंसेस मेमोरी एंड रिटेंशन। देन फिफ्थ वन इज एनकरेजेस एक्टिव लर्निंग। कॉग्निटिव साइकोलॉजी प्रमोट्स करता है एक्टिव लर्निंग को भी इंस्टेड ऑफ पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब होता है स्टूडेंट सिर्फ लेक्चर सुन रहा है। एक्टिव लर्निंग का मतलब है स्टूडेंट डिस्कशन करता है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है और खुद कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करता है। अगर टीचर सिर्फ 40 मिनट्स कॉन्टीन्यूसली लेक्चर दे तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम हो सकता है, लेकिन अगर टीचर बीच बीच में एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल्स और डिस्कशंस इंक्लूड करें तो स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और लर्निंग भी बेटर होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द डेवलप्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। Now the next point is develops critical and creative thinking. The next importance of cognitive psychology is that it develops critical and creative thinking. Critical thinking means analyzing a situation carefully before making a decision. Creative thinking means thinking in a new and innovative way. सिंपल वर्ड्स में कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को सिर्फ इंफॉर्मेशन रिमेंबर करना नहीं सिखाती बल्कि इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, कंपेयर करना और न्यू आइडियाज़ जनरेट करना भी सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द टीचर आस्क हाउ कैन अ बिजनेस इंक्रीज इट्स सेल्स। Different students will give different ideas like online marketing, discounts, better customer services और social media promotion। यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ आंसर याद नहीं कर रहे बल्कि अपनी थिंकिंग और क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड डेवलप्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन करिकुलम प्लानिंग। Another importance of cognitive psychology is that it helps in curriculum planning. Curriculum planning means designing the syllabus and learning activities according to the student's cognitive level. सिंपल लैंग्वेज में सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स की एज, अंडरस्टैंडिंग लेवल और लर्निंग एबिलिटी को के अकॉर्डिंग हो। इससे लर्निंग क्या होगी, ईजी होगी, मीनिंगफुल बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली हायर क्लासेस में डिफ़िकल्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये करिकुलम प्लानिंग के एग्जाम्पल है। Now we understand the next point is improve classroom teaching. इसमें क्या होगा, cognitive psychology also improve classroom teaching. ये टीचर्स को हेल्प करती है कि स्टूडेंट कैसे लर्न करते हैं और कौन सी टीचिंग मेथड्स उनके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। इसीलिए टीचर डिफरेंट मेथड्स लाइक डिस्कशन, एक्टिविटीज़, डेमोन्स्ट्रेशन एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स को क्या है यूज़ करते हैं instead of online giving lectures. Example, अगर कॉमर्स टीचर
ब्रांडिंग टॉपिक एक्सप्लेन करते टाइम रियल प्रोडक्ट पैकेज और कंपनी लोगो दिखाए तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। इसीलिए क्लासरूम टीचिंग और इफेक्टिंग एक इफेक्टिव बन जाती है। I hope you all got it. Now, next point is supports assessment. Another importance is that cognitive psychology supports assessment. इसमें क्या है, असेसमेंट सिर्फ स्टूडेंट्स की मेमोरी चेक करने के लिए नहीं होता, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी इवेल्युएट करते हैं। इसीलिए टीचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट यूज़ करता है। अगर टीचर सिर्फ डेफिनेशन पूछे तो मेमोराइजेशन चेक होता है, लेकिन अगर केस स्टडी या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे, स्टूडेंट्स की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग असेस होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स. This is the last importance of cognitive psychology is that it builds independent learning. Independent learners means student take responsibility of their own learning. सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट हर कॉन्सेप्ट के लिए टीचर पर डिपेंड नहीं रहता, वो खुद बुक्स रीड करता है, इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करता है और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज एग्ज़ाम से पहले एक स्टूडेंट्स खुद टाइम टेबल बनाता है, नोट्स प्रिपेयर करता है और रेगुलर रिवीजन करता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। ये इंडिपेंडेंट लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ वी अंडरस्टैंड द factors affecting cognitive learning. So now let's move to the next topic, that is factors affecting cognitive learning. There are three factors which affect the cognitive learning. The first one is comprehension, second one is memory, and then third one is application. I will explain you in a very easy way. So first of all, let us understand the meaning of comprehension. Comprehension means understanding the meaning of information and ideas. सिंपल वर्ड्स में सिर्फ इन्फॉर्मेशन को याद करना इनफ नहीं होता, स्टूडेंट्स को उस इन्फॉर्मेशन का मीनिंग भी समझाना चाहिए। जब लर्नर किसी कॉन्सेप्ट को अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाता है और उसका मीनिंग इंटरप्रेट कर पाता है, तब हम कहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन डेवलप हो गया। कॉम्प्रीहेंशन की हेल्प से स्टूडेंट्स न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं। इस वजह से लर्निंग और भी मीनिंगफुल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज आप अकाउंटिंग में एसेट्स टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन याद करते हो तो वो मेमोराइजेशन नहीं होगी, मेमोराइजेशन है। लेकिन अगर आप समझाते हो कि कैश, बिल्डिंग और मशीनरी एसेट्स क्यों कहलाते हैं और किसी को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, देन दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन. Now we understand the memory. The second factor which affect the cognitive learning, that is memory. Memory means the mental process of storing, retaining and recalling information whenever it is needed. सिंपल लैंग्वेज में जो इन्फॉर्मेशन हम लर्न करते हैं, ब्रेन यूज़ उसे स्टोर करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब उसे इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करता है. गुड मेमोरीज हेल्प स्टूडेंट्स रिमेंबर फैक्ट, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, एक्सपीरियंसेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड. इसीलिए मेमोरी इफ़ेक्टिव लर्निंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज एग्ज़ाम के टाइम आपको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स याद आ जाते हैं और आप उन्हें आंसर में करेक्टली या राइट कर देते हो. ये पॉसिबल होता है बिकॉज योर मेमोरी स्टोर्स एंड रिकॉल्स इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम. Now the third factor is which affect the cognitive learning, that is application. Application means using the knowledge, principles and skills that we have already learned in a new situation. In a simple words, कॉन्सेप्ट को सिर्फ अंडरस्टैंड करना इनफ नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करना भी
एप्लीकेशन कहलाता है। एप्लीकेशन शोज दैट लर्नर हैज़ एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये स्टेज थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लास में सीखा। अगर आप किसी न्यू बिजनेस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री खुद प्रिपेयर कर लेते हो, देन यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज। सो दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन। Now we understand the examples of cognitive psychology. These examples will help understand how cognitive psychology works in our daily life. First one is learning a new language. First, our example is learning a new language. Suppose a student is learning English. First, the student learns new vocabulary. Then he remembers grammar rules. After that, he uses those words while speaking or writing. इस process में स्टूडेंट्स थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी और एप्लीकेशन यूज़ करता है। दैट्स वाई लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ cognitive psychology. Then second one is solving a mathematic problems. The second example is solving a mathematic problem. जब लर्नर किसी मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करता, वो सिचुएशन को एनालाइज करता है, करेक्ट फॉर्मूला चूज़ करता है और लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करके आंसर खुद फाइंड आउट करता है। ये कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देन थर्ड वन इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ स्टोरी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ स्टोरी। सपोज एक स्टूडेंट एक स्टोरी रीड करता है। सिर्फ स्टोरी पढ़ना इनफ नहीं है, स्टूडेंट उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करता है, आइडियाज़ को इंटरप्रेट करता है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करता है। यहाँ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन तीनों मेंटल प्रोसेस यूज़ हो रही हैं। नाउ फोर्थ वन इज रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन। द फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन। एग्ज़ाम के टाइम में जब स्टूडेंट डेफिनेशन, फॉर्मूलाज या इम्पोर्टेंट डेट्स रिकॉल करता है, तो उस प्रोसेस में मेमोरी क्या है, वर्क करती है। ये भी क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। देन फिफ्थ वन इज डिसीजन मेकिंग। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिसीजन मेकिंग। सपोज MCQ एग्ज़ाम्स में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अभी ऑप्शन को एनालाइज करता है और उसके बाद क्या है, बेस्ट आंसर को चूज़ करता है। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। Then sixth one is problem solving. Another example of cognitive psychology is problem solving. Suppose साइंस प्रैक्टिकल की ड्यूरिंग एक प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट लॉजिकली थिंकिंग यूज़ करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करता है। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बिकॉज लर्नर अपनी थिंकिंग एबिलिटी को यूज़ कर रहा है। Then seventh one is paying attention in class. So in seventh point, paying attention in class means focusing on the teacher and the lesson without getting distracted. सिंपल वर्ड्स में, जब स्टूडेंट क्लास में टीचर की एक्सप्लेनेशन को केयरफुली लिसन करता है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर कॉन्सेंट्रेट करता है, तब उसका अटेंशन प्रोसेस वर्क करता है। अटेंशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, बिकॉज अगर स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देगा तो वो कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग जर्नल एंट्री टॉपिक इन एन अकाउंटिंग क्लास। अगर स्टूडेंट मोबाइल यूज़ कर रहा है या फ्रेंड से बात कर रहा है तो उसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट फुल अटेंशन के साथ टीचर की एक्सप्लेनेशन सुनता है तो वो टॉपिक ईजिली अंडरस्टैंड कर लेगा। So this is an example of paying attention in cognitive psychology. Then the eighth one is recognizing objects.
Recognizing objects means identifying an object based on previous knowledge and experience. सिंपल लैंग्वेज में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसको पहचान लेते हैं, तो हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी से रिकॉल करता है। ये प्रोसेस क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सपोज आप रोड पर ट्रैफिक सिग्नल देखते हो, उससे देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स वेट, ग्रीन मीन्स गो। ये रिकॉग्निशन प्रीवियस लर्निंग और मेमोरी की वजह से पॉसिबल होता है। देन नाइन्थ वन इज ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। Organizing information means arranging information in a proper and meaningful way so that it becomes easier to understand and remember. सिंपल वर्ड्स में जब हम इंफॉर्मेशन को हेडिंग, चार्ट्स, टेबल या कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो लर्निंग और इफ़ेक्टिव हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप बनाते हो। आप डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर अरेंज करते हो। इससे रिवीजन ईजी हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी क्या है, जल्दी याद हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। देन लास्ट पॉइंट इज अप्लाइंग नॉलेज। अप्लाइंग नॉलेज मीन्स using what we have learned in a new situation or in a real life। पर इन सिंपल वर्ड्स में बोले तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना इनफ नहीं है, उस कंसेप्ट को प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज़ करना ही एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। ये दिखाता है कि लर्नर ने कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया कि नहीं। सपोज आपने क्लास में जर्नल एंट्री बनाना सीखा। अब एग्ज़ाम में एक न्यू बिजनेस ट्रांजेक्शन दिया गया आपको। अगर आप उस ट्रांजेक्शन की करेक्ट जर्नल एंट्री खुद प्रिपेयर कर लेते हो, देन यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज। So this is an practical example of cognitive psychology. Now we move to the next topic is cognitive development according to Piaget. So cognitive development according to Jean Piaget. Jean Piaget was a Swiss psychologist. उन्होंने theory of cognitive development develop की। According to Piaget, intelligence develops through interaction between the child and the environment. In a simple words, पिएगेट का मानना था कि चिल्ड्रन सिर्फ टीचर से नॉलेज रिसीव नहीं करता, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके, ऑब्जर्व करके या एक्सपीरियंस के थ्रू क्या है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। चाइल्ड जितना एक्सप्लोर करेगा उतना ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज एक चाइल्ड पहली बार बटरफ्लाई देखता है। वो बटरफ्लाई को ऑब्जर्व करता है और उसका कलर्स देखता है और उसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है। इस ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन के थ्रू चाइल्ड क्या है, न्यू नॉलेज डेवलप करता है। यही क्या है, पाइगेट की थ्योरी के बेसिक आइडिया है। नाउ वी अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। And he proposed that cognitive development occurs in a four sequential stages, that was schema, assimilation, and accommodation equilibrium. So these concepts help us understand how children learn and develop their thinking ability. So first we understand the schema. What is schema? Schema means a mental framework or mental structure that help us organize and understand information. In a simple words, schema हमारे ब्रेन को नॉलेज बैंक होता है, जहाँ हम अपने एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टोर करते हैं। जब भी हम कुछ नया देखते हैं या नया सीखते हैं, हमारे ब्रेन्स उस इन्फॉर्मेशन को किसी एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ क्या है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ एक स्मॉल चाइल्ड ने पहली बार क्या है, डॉग देखा। उसके माइंड में डॉग का एक स्कीमा बन गया कि डॉग हैज़ 4 legs, ए टेल एंड अ बाक्स।
अब जब भी वो कोई डॉग देखेगा उसे इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेगा कि बिकॉज़ उसके ब्रेन में पहले से उसका स्कीमा अवेलेबल है कि डॉग हैज़ अ 4 legs, a tail and barks. So this is called the schema. Now we understand the assimilation. Assimilation means adding new information into a existing schema. सिंपल वर्ड लैंग्वेज में बोले तो जब न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज से मैच करती हो तो हम उस इन्फॉर्मेशन को उसी स्कीमा में इंक्लूड कर देते हैं। यानी न्यू लर्निंग एग्जिस्टिंग नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या है एडजस्ट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एसिमिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज चाइल्ड ऑलरेडी नोज व्हाट अ डॉग लुक्स लाइक। एक दिन वो किसी दूसरी ब्रीड का डॉग देखता है, चाहे डॉग का कलर या साइज़ डिफरेंट हो फिर भी चाइल्ड उसे डॉग ही आइडेंटिफाई करता है। ये असिमुलेशन का एग्जाम्पल है बिकॉज न्यू इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या है फिट हो गई। नाउ वी अंडरस्टैंड accommodation. Accommodation means changing or creating a new schema when new information does not fit into the existing schema. In a simple words, अगर new experiences old knowledge से match नहीं करता तो brain अपना existing schema change करता है या नया schema develop करता है। For example, suppose child ने सिर्फ dogs देखे हैं, एक दिन वो cat देखता है और पहले उसे dog बोल देता है, बाद में पेरेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि ये डॉग नहीं कैट है। अब चाइल्ड डॉग और कैट के लिए अलग अलग क्या स्कीमा डेवलप करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एकोमोडेशन। देन नाउ वी अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम। दिस इज द लास्ट concept of Piaget theory. So in equilibrium means maintaining a balance between assimilation and accommodation. इन अ सिंपल लैंग्वेज में जब चाइल्ड न्यू इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है और अपनी थिंकिंग को करेक्टली एडजस्ट कर लेता है तब उसके लर्निंग प्रोसेस में बैलेंस क्रिएट होता है। पाइगेट के अकॉर्डिंग ये बैलेंस ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूसली क्या है इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज चाइल्ड पहले वेल को फिश समझता था, बाद में टीचर ने एक्सप्लेन करती है कि वेल इज़ अ मैमल नॉट अ फिश। चाइल्ड अपनी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग को चेंज करता है और न्यू करेक्ट नॉलेज को एक्सेप्ट करता है। अब उसके ब्रेन में करेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ये इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है बिकॉज लर्निंग के थ्रू बैलेंस अचीव हो गया। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ पाइगेट थ्योरी। After understanding these concepts, Piaget explained that every child passes through 4 stages of cognitive development. हर स्टेज में चाइल्ड की थिंकिंग, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ग्रेजुअली डेवलप होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बर्थ से 2 ईयर्स के चिल्ड्रंस होते हैं। इस स्टेज में चाइल्ड अपने सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। यानी अब चाइल्ड देखकर, सुनकर, टच करके और ऑब्जेक्ट को पढ़कर लर्न करता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेज चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चाइल्ड को दिख नहीं रहा हो तब भी वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक टॉय को पिल्लो के नीचे हाइड कर देते हो। इनिशियली बेबी सोचता है टॉय गायब हो गया, लेकिन लेटर बेबी पिल्लो हटाकर टॉय को ढूंढने लगता है, तो इसका मतलब उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप कर ली है। So this is called the sensory motor stage. Now we understand the preconceptual stage or
So now we understand the two stages, pre-conceptual stage or intuitive stage. I will combine these two stages. Okay. Now let's move to the second stage, which is pre-conceptual stage or intuitive stage. इस स्टेज में covers the age group of 2 to 7 years. During this stage, the child learn language develops very rapidly. Child starts using words, pictures, symbol to represent objects. इस स्टेज में इमेजिनेशन भी काफ़ी डेवलप होती है. However, according to Piaget, children at this stage are egocentric. Egocentric का मतलब होता है child think that everyone sees the world in the same way as he or she does. In a simple word, child को लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सब लोग भी सोच रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ एक चाइल्ड टीवी के सामने खड़ा है. उसे लगता है कि अगर उसे टीवी क्लियरली दिख रहा है तो पीछे खड़े पर्सन को भी टीवी क्लियरली दिख रहा होगा. सो ये इगोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है. And in this stage, children become very curious and ask many questions such as why and how. They rely on their intuition rather than logical reasoning to explain events. Their thinking is influenced by what they see and experience, and they find it difficult to understand the viewpoints of others. Although their language and imagination develops rapidly, logically thinking is still limited. So now we come to the next stage, that is concrete operational stage. In this stage, children include that 7 to 11 years. Children. At this stage, children start thinking logically, but only about concrete or real object and situation. मतलब कि चाइल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. इस स्टेज में चिल्ड्रन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन. Conservation means understanding the quantity remains the same even if its shape or appearance changes. For example, suppose आप दो सेम क्वांटिटी का वाटर दो ग्लास में लेते हो. एक ग्लास में टॉल एंड नैरो है और दूसरा शॉर्ट एंड वाइड है. Child in this stage understand both glasses certain the same amount of water even though they look different. This is called the conservation. Now we come to this next stage, that is formal operation stage. This is the last stage, formal operation stage. This stage begins from 11 years onwards. At this stage, children develop abstract thinking, logical reasoning, and problem solving abilities. अब लर्नर सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ही नहीं बल्कि आइडियाज़, थ्योरीज एंड हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन होती है उसके बारे में भी क्या है सोच सकता है. स्टूडेंट्स कैन एनालाइज डिफरेंट सिचुएशन एंड मेक लॉजिकल रीजन अला डिसीजंस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ टीचर आस्क what will happen if there is no money in the economy. स्टूडेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में लॉजिकली थिंक करता है और अपना ओपिनियन एक्सप्लेन करता है. दिस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. नाउ वी अंडरस्टैंड द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पाइगेट थ्योरीज. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब है टीचर क्लासरूम में पाइगेट थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकता है. फर्स्ट वन इज learning should be child centered. According to Piaget, learning should be child centered, not teacher centered. मतलब टीचर सिर्फ लेक्चर देने के बजाय स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी दे. स्टूडेंट्स को खुद एक्सप्लोर करने और लर्न करने का चांसेस मिलना चाहिए. For example, instead of directly explaining a science concept, teacher can conduct a simple experiment and allow students to observe the
results. Then second one is learning by doing. Pygate believe that children learn best through activity and experience. इसीलिए क्लासरूम में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट इंक्लूड करना चाहिए so that they will understand the concept in a better way. For example, कॉमर्स क्लास में टीचर सिर्फ जर्नल एंट्री एक्सप्लेन न करे, स्टूडेंट को ट्रांजैक्शन देकर खुद जर्नल प्रिपेयर करने के लिए भी एनकरेज करे. इससे कॉन्सेप्ट क्या है क्लियरली अंडरस्टैंड होता है. देन थर्ड वन इज टीचिंग शुड मैच द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल स्टेज. Teacher should always remember that every child cannot learn the same concept at the same age. Teaching method should be selected according to the child age and cognitive level. For example, a class 1 स्टूडेंट और B.Ed स्टूडेंट को सेम मेथड से अकाउंटिंग नहीं पढ़ा सकते. हर लर्नर्स की कॉग्निटिव लेवल क्या है डिफरेंट होता है. देन फोर्थ पॉइंट इज encourage discovery learning. Pygate believed that discovery learning मतलब टीचर आंसर डायरेक्टली ना बताए, टीचर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ स्टूडेंट खुद ऑब्जर्व करे, थिंक करे और कंक्लूजन तक पहुँच सके. फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट को डिफरेंट बिजनेस लोगोज दिखा सकता है और पूछ सकता है कि इनमें क्या कॉमन है. डिस्कशन के बाद स्टूडेंट खुद कंक्लूड करेंगे कि ये ब्रांडिंग के एग्जांपल्स हैं. Then fifth one is individual differences should be respected. In the fourth educational implication is that students should be encouraged to ask questions, experiment and solve problems. According to Pygate, learning becomes more effective when students actively participate in the learning process. In simple words, टीचर को सिर्फ लेक्चर नहीं देना चाहिए, स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने चाहिए, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने चाहिए, एक्टिविटीज़ करने और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए. जब स्टूडेंट्स खुद एक्सप्लोर करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब उनकी थिंकिंग एबिलिटी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है इम्प्रूव होता है. फॉर एग्जांपल, सपोज साइंस क्लास में टीचर डायरेक्टली आंसर बताने के बजाय स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता है. स्टूडेंट्स सपोज साइंस क्लास में टीचर डायरेक्टली आंसर बताने के बजाय स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता है. स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, रिजल्ट एनालाइज करते हैं और खुद कंक्लूजन तक पहुंचते हैं. इस प्रोसेस से लर्निंग और भी क्या है मीनिंगफुल हो जाती है. देन फिफ्थ वन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी रिस्पेक्टेड. The fifth implication is that individual differences should be respected. According to Pygate, every child develops at a different pace. In a simple language, हर हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड, अंडरस्टैंडिंग लेवल और थिंकिंग एबिलिटी सेम नहीं होती है. कुछ स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और गाइडेंस की ज़रूरत होती है. इसीलिए टीचर को सब स्टूडेंट्स को एक ही स्टैंडर्ड से जज नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में इसीलिए टीचर को सब स्टूडेंट्स एक ही स्टैंडर्ड से जज नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में एक स्टूडेंट फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में कॉन्सेप्ट समझ लेता है और दूसरा स्टूडेंट रिवीजन की नीड होती है तो टीचर को पेशेंटली उसकी हेल्प करनी चाहिए. सो इन द नेक्स्ट पॉइंट इज the classroom should be a stimulating environment. The sixth implication. Stimulating environment means classroom that motivates students to observe, discuss and explore, learn actively.
इन सिंपल वर्ड्स क्लासरूम सिर्फ बुक्स और लेक्चर्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। टीचर्स को चार्ट्स, मॉडल्स, एक्टिविटी, डिस्कशन और हैंड्स ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है और कॉन्सेप्ट्स भी बेटर अंडरस्टैंड होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमर्स क्लास में टीचर ब्रांडिंग टॉपिक एक्सप्लेन करते टाइम डिफरेंट प्रोडक्ट पैकेजेस और कंपनी लोगोस दिखाता है। स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं, डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। So now the seventh point is group activity and cooperative learning. Cooperative learning means students work together, share ideas and learn from each other. इन अ सिंपल लैंग्वेज जब स्टूडेंट ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल, रीजनिंग एबिलिटी और सोशल इंटरेक्शन क्या है इम्प्रूव होती है। ग्रुप लर्निंग से स्टूडेंट्स डिफरेंट ओपिनियंस भी समझ जाते हैं और टीम वर्क भी क्या होता है डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल टीचर क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और हर ग्रुप को एक बिजनेस केस स्टडीज़ सॉल्व करने के लिए देता है। सब स्टूडेंट्स मिलकर डिस्कशन करते हैं और सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। इस एक्टिविटी से लर्निंग और टीम वर्क दोनों इम्प्रूव होता है। देन एट्थ पॉइंट इज इवेल्यूएशन शुड फोकस ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। rather than rote memorization. Rote memorization means रट्टा मारकर आंसर याद करना without understanding the concept. According to Pykett, assessment should check whether students have understood the concept and can apply it in a real life situation, not just whether they have memorized the answer. For example, instead of asking write the definition of accounting, the teacher can ask prepare the journal entry for the following transaction. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है। ये पाईगेट की लर्निंग अप्रोच को सपोर्ट करता है। So last conclusion of Pygate's theory. So let's conclude. According to Jean Piaget, children do not learn by simply receiving information from the teacher. Instead, they actively construct their own knowledge through experiences, exploration, and interaction with the environment. In a simple words, Piaget का मानना था कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। जब चाइल्ड ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चन पूछता है, एक्सपेरिमेंट करता है और न्यू एक्सपेरिमेंट्स गेन करता है, तब उसकी थिंकिंग एबिलिटी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है। Piaget also explained that every child passes through 4 stages of cognitive development and each stage has its own characteristics. इसीलिए टीचर को हमेशा चाइल्ड्स की एज और कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड चूज़ करनी चाहिए। अगर टीचिंग चाइल्ड के डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग होगी तो लर्निंग मोर मीनिंगफुल, इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगी। So, Piaget theory helps teachers understand how children think, learn, and develop so that they can create a learn centered classroom whereas children actively participate and build their own knowledge. So, this is the quick revision: sensory motor stage, pre-conceptual stage, intuitive stage, concrete operational stage, formal operational stage.